नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेटा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेटे। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। भारत ने अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यहां नौसेना के कॉर्वेट प्रबल ने मिसाइल को लॉन्च किया, जिससे समंदर में मौजूद टारगेट एक जहाज को मार गिराया। यह मिसाइल सटीक निशाना लगाने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश में महराजगंज जिले के रामपुर बुजुर्ग गांव में खेत में सीमा विवाद को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। लोगों ने लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया। इस मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के गोमती नगर इलाके में लेन देन के मामले में एक परिवार ने युवक पर हमला बोल दिया। बीच सड़क पर लात घूंसों और हेलमेट से युवक की पिटाई की गई। क्या कर रहे हो तुम? अमेरिका के वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर कश्मीरी पंडितों के संगठन और दूसरे समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। 1947 में कश्मीर के कबायली देश में पाकिस्तानी सेना के धोखे से हमले करने का विरोध करते हुए एक विशाल कार रैली भी निकाली गई। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के पगनेश्वर के पास एक तेल टैंकर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर खुद को बचाने में कामयाब रहे। मौके पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। केरल के कोझिकोड में अगस्त में हुए विमान हादसे के बचे मलबे को एयरपोर्ट के इलाके से हटा लिया गया है। इसी जगह पर दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान लैंडिंग के दौरान फिसलकर खाई में गिर गया था। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सीएम योगी ने मिशन शक्ति अभियान के तहत नगर कोतवाली में मॉडर्न हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति अभियान कार्यक्रम में छात्राओं ने नारी अबला नहीं सबला है नाटक का मंचन किया। साथ ही आत्मरक्षा के कई कर्तव्य दिखाए। इसके बाद जिले के सांसद और विधायक ने पिंक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर से प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसके तहत वाटर गन की मदद से पेड़, सड़कों और वाहनों पर पानी का छिड़काव किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने एक और वीडियो जारी किया है। इसके जरिए पार्टी ने एक साथ सभी विरोधी दलों पर निशाना साधा है। इस बार चुनाव में खुलेआम इसी लाल दानव को साथ लेकर उतरे तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि जंगल राज लाने के लिए उसका असल गेम प्लान क्या है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवरात्र के मौके पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला को देखने के लिए लोग एहतियात बरतकर पहुंच रहे हैं और मंचन का लुत्फ उठा रहे हैं। इस रामलीला में अभिनेता बिंदु दारा सिंह हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक धान खरीद केंद्र पर पहुंची बीजेपी विधायक मंजू त्यागी को अचानक से गुस्सा आ गया और वो वहां पड़ी कुर्सी को उठाकर पटकने लगी। जानकारी के मुताबिक धान खरीद केंद्रों पर गड़बड़ी और अनियमितता की शिकायत यूपी के हर जिले से लगातार सामने आ रही है। लेकिन सैदापुर धान खरीद केंद्र पर बद इंतजामी का आलम देखकर श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मंजू त्यागी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने वहां रखी कुर्सी को कई बार जमीन पर पटका और चलती बनी। प्रभारी कौन है आपके वहाँ? इंद्रपाल सिंह जी। बात कराना। इंद्रपाल सिंह कौन है? इंद्रपाल कौन है? ये तो बोला ना, ये तो बोला तमाशा। चाली खड़ी है, ये ऐसे तो कर रहा है। दरअसल श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक मंजू त्यागी धान खरीद केंद्र पर तौल देखने के लिए निकली थी, लेकिन सैदापुर धान खरीद केंद्र पर तौल नहीं होता देख विधायक ने इंचार्ज के बारे में पूछा तो पता चला कि वो क्रय सेंटर में मौजूद नहीं है। इस दौरान विधायक ने इंचार्ज का नाम कई बार पूछा तो वहां मौजूद किसी भी शख्स ने जवाब नहीं दिया, जिस पर विधायक भड़क गई। प्रभारी कौन है आपके वहाँ? इंद्रपाल सिंह जी। बात कराना। इंद्रपाल सिंह कौन है? इंद्रपाल कौन है? ये तो बोला ना, ये तो बोला तमाशा। चाली खड़ी है, ये ऐसे तो कर रहा है। विधायक का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ और उन्होंने सेंटर के पेपर्स मंगाए। इतना ही नहीं, विधायक मंजू त्यागी ने कहा कि कुछ सेंटर इंचार्ज सरकार की फजीहत कराने में लगे हैं। सरकार ने सीधे किसानों से धान की खरीद करने के लिए आदेश दिए हैं, फिर भी गड़बड़ की जा रही है। और आप यहाँ मौजूद नहीं है तो फिर तुल क्यों रहा है? मैं FIR तुम्हारे नाम अभी के अभी करवाने जा रही हूँ।
तुमको जब पता है 5 बजे से पहले कोई यहाँ से नहीं हिलेगा तो फिर क्यों गए यहाँ से? विधायिका जी नहीं, मैं आपको ये माफ नहीं करने वाली। एक किसान की धान की खरीद की जिम्मेदारी तुम पे हो और ये जिम्मेदारी आपको लेनी है। शिकायत अगर मिली दोबारा तो मैं FIR करा के जेल में बंद करवा दूंगी। हाँ, किसी की बकौती नहीं है। बीजेपी विधायक का गुस्सा जायज था, क्योंकि धान खरीद केंद्रों पर लगातार लापरवाही सामने आ रही है। लेकिन गुस्से में अपना आपा खोना ठीक नहीं, क्योंकि समस्या कोई भी हो, पुलिस है, प्रशासन है, शिकायत वहां करनी थी, न कि कैमरे के सामने हंगामा करना था। पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इस वजह से रेलवे ने 8 ट्रेनें निरस्त कर दी हैं, जबकि 12 ट्रेनों को बीच के रास्ते तक ही चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में इंदौर के बीनागंज इलाके में एक कार खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिससे कार बेकाबू होकर पलट गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर की मंडियों में प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। यहाँ की मंडी में प्याज 70 रुपए किलो की दर से मिल रहा है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यह कारण ये है कि जो अभी हमारे भंडार गृह खुले हुए, तो उसमें से आधी से ज्यादा मात्रा में प्याज का तेज पानी बारिश होना उसका भी मेन कारण था। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ने फ्लिपकार्ट समूह को 7.8% हिस्सेदारी जारी करने की योजना की मंजूरी दे दी है। ये सौदा 1500 करोड़ में तय किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को नया स्व अधिकार वाला QR कोड जारी करने से मना कर दिया है। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए RBI ने यह फैसला लिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप और जो बाइडेन में आखिरी डिबेट में चीन से लेकर वैक्सीन पर जमकर बहस हुई। ट्रंप ने जल्दी वैक्सीन लाने का दावा किया। अमेरिका में 3 नवंबर को मतदान है। PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड्स के सर्वे के मुताबिक 51% भारतीयों के पास रिटायरमेंट की कोई योजना नहीं है। शहर में रहने वाले भारतीय बचत और निवेश कम कर रहे हैं और उनकी आय का 59% हिस्सा मौजूदा खर्चों पर चला जाता है। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 127 अंक उछलकर 40,685 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक ऊपर चढ़कर 11,930 पर बंद हुआ। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के पहले, तीसरे और आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। पहली डिबेट की तुलना में यह बहस काफी शांतिपूर्ण और दोस्ताना माहौल में हुई। डिबेट में पहली बार म्यूट बटन का इस्तेमाल हुआ, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी। पर जो बाइडेन ने आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में एक दूसरे के बीच में बोलने से परहेज किया। इस दौरान चर्चा आगे बढ़ी तो अमेरिका में कोरोना के हालात का ठीकरा बाइडेन ने एक बार फिर ट्रंप के सिर फोड़ दिया, तो वहीं ट्रंप अपने बचाव में तर्क देते दिखाई दिए। Is it really dangerous still? Are we dangerous? You tell the people it's dangerous now? What should they do about the danger? And you say, I take no responsibility. Let me talk about your team. Excuse me, Very quickly. I take full responsibility. It's not my fault that he came here. It's China's fault. And you know what? It's not Joe's fault that he came here either. It's China's fault. They kept it from going into the rest of China for the most part, but they didn't keep it from coming out to the world, including Europe and ourselves. Vice President Biden. The fact is that when we knew it was coming, when it hit, what happened? What did the president say? He said, don't worry. It's going to go away. Be gone by Easter. Don't worry. Warm weather. Don't worry. Maybe inject bleach. He said he was kidding when he said that. A lot of people thought it was serious. A whole range of things the president has said. Even today, he thinks we are in control. We're about to lose 200,000 more people. आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने भारत को गंदा तक बता दिया। दरअसल क्लाइमेट चेंज पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि भारत, चीन और रूस हवा खराब करने के लिए जिम्मेदार है। Trillion Trees program. We have so many different programs. I do love the environment, but what I want is the cleanest, crystal clear water, the cleanest air. We have the best, lowest number in carbon emissions, which is a big standard that I notice Obama goes with all the time. Not Joe. I haven't heard Joe use the term because I'm not sure he knows what it represents or means, but I have heard Obama use it. And we have the best
carbon emission numbers that we've had in 35 years under this administration. We are working so well with industry, but here's what we can't do. Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में नस्लवाद समेत कई और मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें दोनों इसी तरह बीच बीच में तीखी बहस करते दिखे। अब देखना होगा कि 3 नवंबर को जब अमेरिका में चुनाव होंगे तो जीत किसकी होती है। महंगी सब्जियों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोई भी सब्जी इस वक्त हाल ऐसा है कि 50 रुपए से कम नहीं है। आलू जो कि हर घर की जरूरत होता है वो अब 60 रुपए किलो बिक रहा है, तो प्याज 100 रुपए के पार बिकने से लोगों पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ी है। किसानों के खेत से लेकर के आम आदमी की थाली तक प्याज पहुंचते पहुंचते 80 रुपए प्रति किलो तक हो रहा है। इस समय इंडिया न्यूज निकला है आपको दिखाने कि आखिर किसानों के खेत से जब प्याज निकलता है तो कितने रुपए में होता है और उसके बाद बीच में आते आते यहाँ तक कैसे पहुँचता है। आप देख रहे हैं हमारे सामने ये एक खुली मंडी है, यहाँ पर लोग सब्जी लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो हम जो सब्जी लेने वाले आए हैं उनसे बात करेंगे कि इस वक्त क्या गुजर रही है उन पर इतनी महंगी सब्जी लेकर। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, ये बताइए सब्जी ले रहे हैं आप लोग, कितनी महंगी लग रही सब्जी आपको? बहुत महंगी है। तो कैसे ले पा रहे हैं? कैसे क्या करें, खाना है तो लेना है। अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज क्या रेट में मिला आपको? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। तो लेने में पहले की क्वांटिटी अब में कुछ फर्क आया? अरे बहुत फर्क आया है। पहले सस्ता था तो ज़्यादा ले लेते थे, अब कम में काम चलाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देख रहे हैं आप प्याज खरीदते टाइम लोगों के आंखों से आंसू तक निकल रहे हैं। हम जो सब्जी विक्रेता हैं हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? बोलू। बोलो, ये बताइए कि आप जो प्याज है, प्याज की क्या कीमत है आपके यहाँ? यहाँ पे 80 रुपए किलो है और मंडी में 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो मंडी से लेके आते हैं, तो 10 रुपए मुनाफा लेते हैं आप बस। और सड़ा काटी निकलता है 5-6 किलो, उसी में 5-6 रुपए ज़्यादा बचते हैं और कुछ नहीं बचता। 5-6 रुपए की बचत आती है। मंडी में 70 रुपए किलो मिल रहा है? हाँ, 70 रुपए किलो। बाकी अगर सब्जियों की बात करें तो उनका क्या भाव है? आलू 40 रुपए किलो है, टमाटर देसी वाला 60 रुपए किलो है। इस समय हम महवा मंडी में हैं, क्योंकि जो बड़े ट्रांसपोर्टर या जो बड़े व्यवसायी हैं उनकी भी माने तो वाकई जो प्याज की कालाबाजारी है या जो मौसम की मार है उससे कहीं ना कहीं इन्हें बहुत परेशानी होती होगी। ये जो पूरी मंडी आप देख रहे हैं ये महवा मंडी है और यहाँ पे प्याज के पूरे जो चाहे बेंगलोर से हो चाहे नासिक से हो, अलग अलग जगहों से ट्रांसपोर्टर के जरिए यहाँ पे पूरे ये प्याज को लाया जाता है। भाई साहब, एक मिनट इधर आइए, ये बताइए कि जो प्याज आसमान छू रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सालों से इसका जो व्यवसाय में लग रहा है आपको, एक किसान जो है बहुत कम पैसे में उसको बाजार तक लाता होगा, उसकी पूरी मेहनत रहती होगी। इस समय किसान खुशहाल वो है जो किसान अपने घरों में माल सुरक्षित कर पाया। जो नई फसलें थी कम से कम बेंगलोर में या आंध्र में कम से कम 1 करोड़ इसमें गुंजाइश नहीं होगा। किसान पानी से उसकी पूंजी भी खत्म हो गई। जिस स्टेट को माल हमको देता है वो स्टेट खुद माल खोज रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो है महाराष्ट्र में बारिश हुई, आप देखिए कि प्याज को आप देखिए कि किस तरीके से जो है प्याज को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये प्याज जो है अभी भी गीले हुए हैं क्योंकि लगातार बारिश के कारण जो है प्याज की जो क्वालिटी थी वो ख़राब हो गई है। और अभी बताएं तो जिस तरीके से ये जो सीज़न है अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है वो प्याज की नई जो है वो उत्पाद उसमें होता है। और ये प्याज देखिए आप, जो प्याज जो है वो काफ़ी ख़राब हो गए और काफ़ी गिले भी है बारिश के कारण। और यही एक कारण है कि प्याज की जो कीमत है वो आसमान छूने लगी है। और यहाँ तक कि जो है सरकार ने जो है 4 देशों से जो है प्याज की आयात की है, लेकिन जितना प्याज चाहिए उतना अभी भी जो है मार्केट में नहीं आ रहा है, जिसके कारण जो है प्याज की जो कीमत है वो और दुगनी हो रही है। और एक बात बता दें कि ये जो सीज़न होती है उसी में जो है प्याज की फसल होती है, लेकिन जो है प्याज की फसल पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। आप देखिए कि प्याज किस तरीके से पूरी तरीके से ख़राब हो गए हैं। और यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है प्याज की कीमत जो है और भी बढ़ सकती है। जबलपुर की मुख्य सब्जी मंडी निवाड़गंज में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जो प्याज और आलू के थोक विक्रेता हैं वो मौजूद हैं, साथ ही किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हम दोनों से जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जो अचानक एक हफ्ते के अंदर जो है वो दामों में इतनी वृद्धि हुई है। हमारे साथ
तो थोक विक्रेता हम उनसे जानते हैं। भैया बताइए क्या वजह है, अचानक जो है अभी क्या भाव चल रहा है प्याज? प्याज भैया अभी जबलपुर में 60 रुपये, 55 से 60 रुपये किलो होलसेल में बिक रही है। होलसेल में बिक रही है, तो फुटकर तक पहुँचते पहुँचते लोगों के पास क्या दाम हो रहा है? 65 से 70 रुपये किलो करीब पहुँच रही है। क्या वजह है, अचानक पिछले हफ्ते जो है 30 से 40 रुपये किलो थी और आज अचानक 70 रुपये 60 रुपये हो गई, क्या वजह है? भैया कारण ये है कि जो अभी हमारे भंडार गृह खुले हुए, तो उसमें से आधी से ज़्यादा मात्रा में प्याज का तेज पानी बारिश होना उसका भी मेन कारण था कि प्याजों में जो सड़ान हुई है उससे आधी प्याज हो गई। और प्याज आधी होने के कारण कि अपने केंद्र सरकार द्वारा जो बैन हटाया गया है उसका मुख्य कारण ये है कि प्याज विदेशों में भी जाने लगी है। कपिल देव को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कपिल देव की नई दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई, जहां अब उनकी हालत पहले से बेहतर है। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर संसदीय समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। समिति के प्रमुख और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने इसे विशेषाधिकार हनन का मामला बताया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के आदेश पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई उपचुनाव में प्रचार के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर दायर एक याचिका के आधार पर की गई। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी नेता शिवचंद्र राम अपने इलाके में साइकिल से घूम कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने नीतीश सरकार पर विकास नहीं करने का आरोप लगाया। व्यवस्था के साथ साथ यहाँ के लोगों को कोई मकान नहीं है, न कोई व्यवस्था है। सारे लोग है कि जीवन बसर कर रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार बीजेपी के घोषणा पत्र में बिहार में मुफ्त वैक्सीन दिए जाने की घोषणा का विरोध किया। एसपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर नारा लगाया कि कोरोना वैक्सीन पर सभी का अधिकार है। कोरोना वैक्सीन पे सबका अधिकार। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के तुलसीपुर गांव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एक मॉक ड्रिल कार्यक्रम किया। इसके जरिए गांव वालों को ये बताया गया कि गैस पाइपलाइन में आग लगने के बाद वो क्या कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के दादरी एनटीपीसी प्लांट के पास तेंदुआ देखा गया। 17 दिन बाद भी तेंदुए के नहीं पकड़े जाने से लोग दहशत में हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल ने स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया और मां की पूजा की। यहां उन्होंने विश्व शांति के लिए किए गए हवन में भी हिस्सा लिया। राजस्थान के उदयपुर में देसी सैलानियों के पहुंचने से पर्यटन व्यवसाय पटरी पर आने लगा है। यहां होटल और दूसरे व्यवसाय में जुटे लोग भी कोविड गाइडलाइंस का पालन कर अपना काम कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, भारत और रूस पर दूषित वायु से निपटने के लिए उचित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अंतिम बहस के दौरान ट्रंप ने आरोप लगाया और पेरिस जलवायु समझौते से हटने के अमेरिका के कदम को सही बताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि नागोर्नो काराबाख इलाके में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग में अब तक 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि आर्मीनिया और अजरबैजान पिछले शनिवार को नागोर्नो काराबाख इलाके में संघर्ष विराम लागू करने को राजी हो गए थे, लेकिन संघर्ष विराम लागू होने के 4 मिनट बाद ही दोनों के बीच तोप, गोले और रॉकेट चलने लगे। लिहाजा नागोर्नो काराबाख इलाके में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध जारी है और अब तक इस युद्ध में हजारों बेगुनाहों की जान जा चुकी है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि नागोर्नो काराबाख इलाके में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग में अब तक 5000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उनका यह भी दावा है कि दोनों ही पक्षों से 2-2 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें सैनिक और आम लोग भी शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में तुर्की खुलकर अजरबैजान के समर्थन में आता दिख रहा है। दरअसल तुर्की ने अब ऐलान किया है कि अगर अजरबैजान ने मदद मांगी तो वो अपनी सेना भेजने को तैयार है। इतना ही नहीं, तुर्की के उपराष्ट्रपति फुआद ओकाटी का आरोप है कि फ्रांस, रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाला गुट नहीं चाहता कि नागोर्नो काराबाख का विवाद खत्म हो। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इन देशों का समूह आर्मीनिया की राजनीतिक और सैन्य रूप से मदद कर रहा है। कुल मिलाकर अगर तुर्की आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में शामिल होता है तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। उधर आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने कहा है कि फिलहाल नागोर्नो काराबाख के मुद्दे का कोई कूटनीतिक हल नहीं है और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं।
दरअसल जिस नागोर्नो काराबाख इलाके के लिए लड़ाई है वहाँ ईसाई, आर्मीनियाई और तुर्क मुसलमान रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस इलाके को अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन यहाँ की ज्यादातर आबादी आर्मीनियाई है। ऐसे में लगता नहीं कि फिलहाल आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग थमने वाली है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के हालात पर बड़े देश बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि तनाव घटने की बजाय और बढ़ेगा, जिसका खामियाजा दोनों देशों की आम जनता को उठाना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाने को अपनी उपलब्धि क्या कहा। उधर जम्मू कश्मीर में बैठी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यह कह दिया कि जब तक 370 की वापसी नहीं होती है घाटी में, जम्मू कश्मीर में, तिरंगा नहीं थामूंगे। अब इस पर बवाल हो रहा है। पूरी खबर डिटेल के साथ इस ब्रेक के बाद। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में चीन से सीमा विवाद को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। के बाद बिहार चुनाव में जिन्ना के बाद अब धारा 370 की भी एंट्री हो गई। बिहार के सियासी दंगल में हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बयान के जरिए महागठबंधन में सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला। आपको बता दें कि हाल ही में कश्मीर में कांग्रेस सहित 5 पार्टियों ने फिर से धारा 370 लागू करने का संकल्प लिया है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी शामिल है। इस बैठक के बाद ही कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया था, जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की क्षेत्रीय पार्टियों का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ आना एक ऐसा विकास है जिसका भारत के सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। विकास और रोजगार गारंटी के वादों से शुरू हुआ चुनाव प्रचार अब कश्मीर और सीमा विवाद तक जा पहुंचा है। राहुल गांधी ने भी बिहार में एक सभा में भारत चीन सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली। भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारी प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। साफ है, बिहार की गद्दी पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इस बार भी बिहार में मतों का ध्रुवीकरण विकास नहीं बल्कि जिन्ना, चीन और पाकिस्तान के मुद्दों पर किया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार चुनाव के दंगल में हुंकार भरी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में विपक्षी पार्टियों पर 370 को लेकर जमकर निशाना साधा और विपक्ष से सवाल किया कि कश्मीर में 370 की वापसी की बात करने वालों के साथ विपक्ष क्यों खड़ा है। आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो,
ये लोग विरोध कर रहे हैं। भारत की जांबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए, ये लोग विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। राष्ट्रहित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में हैं। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे। और इस बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 के लिए जंग जारी रखने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने 370 की वापसी तक तिरंगा न उठाने की गीदड़ भभकी दी। साथ ही 370 की बहाली तक चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान भी महबूबा ने किया। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में चीन की दखलंदाजी का महबूबा मुफ्ती ने खुलकर समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत जम्मू कश्मीर की सिर्फ जमीन चाहता है, उसके लोग नहीं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से लागू होने तक वो कोई और झंडा नहीं उठाएंगी। सत्ता की बात तो करना नहीं चाहते हैं, हमारे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए। जब वोट मांगने के लिए कोई इनके पास कारकर्दगी नहीं है, दे हैव नथिंग टू शो। क्या कहते हैं, आप जम्मू कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हो, हमने 370 वहां से हटा दिया। उसके बाद बोला कि हम मुफ्त के वैक्सीन देंगे, मगर आज वजीर आजम को, नरेंद्र मोदी जी को फिर 370 की बात करनी पड़ी वोट के लिए। यानी हमें समझना चाहिए कि ये सरकार जो इस मुल्क के मसले मसाइल हैं उनको सुलझाने में नाकाम हो गई है। और चूंकि चाहे इकोनॉमी हो, अब हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे दूसरे तरक्की की बात हो, उसमें नाकाम हो गए। तो क्या करते हैं, दे आर फ्लॉगिंग माइनॉरिटीज, दे आर फ्लॉगिंग कश्मीर। इन्होंने पहले ही मीडिया में कश्मीरियों को, मुसलमानों को, इवन दलित्स फॉर दैट मैटर, डिमोनाइज किया हुआ है। और जब ये किसी महाज पे फेल हो जाते हैं तो इनको कश्मीर 370 याद आता है। वहीं महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम की रैलियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अपनी रैली में विकास के कामों का जिक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने बिहार के काम की एक भी बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी से बिहार के नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान सुनना चाह रहे थे, उस पर हम आप लोगों का थोड़ा नजर गौर आप लोगों का कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए माहौल जो है बनाया जा रहा है, यानी साफ तौर पे ये इशारा मेरे लिए था। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने नवादा के हिजुआ और भागलपुर के कहलगांव में 2 चुनावी सभाएं की। दोनों सभाओं में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, ये बताइए। और यहां आकर उल्टे सीधे झूठ मत बोलिए, यहां बिहारियों को झूठ मत बोलिए। ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली। भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल ये है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। सवाल भाइयों और बहनों ये। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अभियान जोर पकड़ चुका है।
दिल्ली में परिवहन मंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान में सड़कों पर उतरकर अभियान का नेतृत्व किया। इस दौरान गोपाल राय वाहन चालकों को प्रदूषण कम करने में उनके योगदान के बारे में समझाते नजर आए। तमिलनाडु के मदुरई में एक निजी पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोटों में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। धमाके की वजह से फैक्ट्री की इमारत को नुकसान पहुंचा और पीड़ितों की झुलसकर मौत हो गई। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में एक मॉल में आग लग गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की 50 गाड़ियों ने काबू पाया। घटना के समय मॉल में करीब 250 से 300 लोग मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के पूरनपुर में एसडीएम और तहसीलदार ने किसानों से बदसलूकी की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मड़ावरा इलाके में एक शख्स ने नशे में अपने सौतेले पिता के घर में आग लगा दी। आग लगाने से पहले आरोपी शख्स ने अपने पिता के साथ मारपीट भी की। हरियाणा के रेवाड़ी में एक वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। यहां एक महिला ने बुजुर्ग महिला की डंडे से पिटाई की। हैदराबाद में प्याज की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। यहां प्याज 100 से 120 रुपए किलो बिक रहा है। नवरात्र के बावजूद प्याज की महंगाई से आम जनता परेशान है। दिल्ली में इन दिनों हवा का स्तर बेहद खराब दर्ज किया जा रहा है। ठंड के साथ राजधानी में स्मॉग का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया है। दिल्ली एनसीआर के अन्य इलाकों में भी कमोबेश इसी तरह के हाल बने हुए हैं। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। अब आपको दिल्ली एनसीआर की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां धुंध की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में जब लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उन्हें गहरे घने धुंध का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही हाल राजधानी से सटे यूपी के गाजियाबाद का भी रहा। यहां भी धुंध में सब कुछ गायब होता दिखा। वाहनों को चलने के लिए लाइट का सहारा लेना पड़ा। वहीं नोएडा में भी प्रदूषण और धुंध की वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। बड़ी बड़ी इमारतें ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी।